मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन एसएस क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री का एक नया लेसन शुरू करेंगे। लेसन नंबर 9, लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस। इट्स ऑन पेज नंबर 63 इन योर बुक, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 63. So we shall start with the lesson. This is about the period 600 BC to 300 AD. This period saw great many developments both in the rural and the urban life of people in India. So there are many changes during this period 600 BC to 300 AD. बहुत सारे changes हुए इंडिया में. Life in the villages. सबसे पहले हम villages की बात करते हैं. Villages में किस तरह के changes आए? Although there was no dearth of urban centers, coastal town, capital and religious centers in India during the early phase of Indian history, 600 BC to 300 AD, this country has always been predominantly a land of villages and still maintains this rural trait. तो शुरू से ही जैसे इंडिया का गांव, यहाँ पे अधिकतर गांव है, रूरल एरियाज, विलेजेस ही इस इंडिया की जान है, तो पहले भी ये लैंड ऑफ विलेजेस ही था. एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन with invention of new tools and implements, more and more land was brought under the cultivation, which led to agricultural intensification. गांवों में नए टूल्स का, नए इम्प्लीमेंट्स का यूज़ होने लगा खेती के लिए. जैसे कि गांव में मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता है, किसान होते हैं, खेती होती है, तो खेती में इस समय में नए टूल्स और नए नए इम्प्लीमेंट्स उनका यूज़ किया जाने लगा, जिससे बहुत ज़्यादा ज़मीन में खेती की जाने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खेती के लिए काम में आने लगी. Scholars hold the view that about 3000 years ago the iron began to be abundantly used in India, and iron excess and iron flows were in common use for clearing forests and increasing agricultural production. इस समय में आयरन का यूज शुरू हो गया था और इसीलिए आयरन की जो कुल्हाड़ियाँ एक्सेस थी, जो प्लो थे, हल थे, उन सब का खेती में भी यूज हो रहा था. द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन वर्क्स लाइक कैनाल, वेल, टैंक्स coupled with new system of transplantation further led to an increase in agricultural production. तो इन टूल्स इम्प्लीमेंट्स के यूज के साथ साथ इरिगेशन वर्क यानी सिंचाई के उसमें भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई. डिफरेंट वेल, कैनाल्स, टैंक्स बनाए गए जिनको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था. इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन का न्यू सिस्टम भी काम में आने लगा, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई. ऑल दिस लेड टू फ्लरिशिंग विलेजेस विदाउट द सपोर्ट ऑफ विच किंग एंड किंगडम्स कुड हार्डली सर्वाइव. इन सारी चीज़ों ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया और जिससे कि विलेजेस का तरक्की हुई, उनकी प्रोग्रेस हुई, और उसी के सपोर्ट से किंग्स और किंगडम्स भी आगे बढ़े. हु लिव्ड इन द विलेजेस? Naturally, the agricultural classes formed the major part of village population. They included the landowner, the plowman, and landless laborer, including slaves who were known by different names in the southern and the northern part of country. इन गांवों में रहता कौन था? सिंपल सा है, जो फार्मिंग करते थे, फार्मर्स, ज़मीन के मालिक, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, और कुछ लैंडलेस लेबरर्स भी थे, कुछ स्लेव्स भी थे. वो स्लेव्स जो कि अलग अलग नामों से नॉर्थन और साउथर्न पार्ट्स में जाने जाते थे. द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री एंड वेलर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री, particularly in Tamil Nadu, the king often assigned him the duty of collecting the land revenue. He was all in his village, himself as a policeman, himself as a judge. A village samiti was appointed for his help. जो सबसे बड़ा लैंड ओनर गांव में होता था उसे नॉर्दर्न इंडिया में ग्राम भोजक कहते थे और साउथ में वेलालर कहते थे, और उसको पर्टिकुलरली ये ड्यूटी दे दी जाती थी, राजा उसे ये कार्य दे देता था कि वह टैक्सेस कलेक्ट करे विलेजर्स से. इसके साथ ही वही विलेज में मेन पर्सन माना जाता था, वही पुलिसमैन की तरह काम करता था, वही जज था, वही फैसले करता था. उसकी हेल्प के लिए एक विलेज समिति बना दी जाती थी जिसकी मदद से वो ये सारे काम करता था.
There was also many craftsperson in villages like the blacksmith, potters, weavers and carpenters. इन फार्मर्स के अलावा, इन लैंड ओनर्स के अलावा कुछ क्राफ्ट पर्सन भी गाँव में रहते थे जो अलग अलग काम करते थे, जैसे ब्लैकस्मिथ होते थे, पॉटर्स होते थे, वीवर्स हैं, कारपेंटर्स हैं. People in villages fully cooperated with each other and lived in peace. They discussed their affairs in open. They cooperated with one another to build road, park, public places. Villages were linked with one another by roads and waterway. Corn, cotton, sugarcane, fruit, vegetables were grown. Forced labor was not known at all. लाइफ विलेजेस में बहुत अच्छी थी. सभी मिलजुल कर पीसफुली रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, डिफरेंट पार्क्स, रोड्स, सोच मिल करके बनाते थे और डिफरेंट क्रॉप्स वगैरह, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स वगैरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती थी. फोर्स लेबर जैसा कोई वहाँ पे नहीं था. ज़बरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं था. सभी पूरे कोऑपरेशन के साथ पीसफुली रहते थे. तो ये था विलेजेस के लाइफ के बारे में. अब हमारा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज लाइफ इन द सिटीज. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी टाउन एंड सिटीज ऑल्सो फ्लरिश्ड. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन दिस पीरियड सॉ द सेकेंड अर्बनाइजेशन. इस समय में कई नए टाउन सिटीज डेवलप हुए और इसीलिए इस पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है. फाइंडिंग आउट अबाउट द एंशिएंट टाउन्स एंड सिटीज. No doubt, these ancient towns and cities existed long ago, about 2500 to 3000 years ago. A general question comes in our mind: how do we are able to get knowledge about these towns and cities? अब हम जो कह रहे हैं उस समय टाउन और सिटीज डेवलप हुए, तो हमें किस तरह से पता है, हम कैसे जानते हैं कि वो टाउन और सिटीज थे? Luckily, different historical sources, both literary sources and archaeological sources, along with recorded accounts of some foreigner travelers, come to our help. तो ये बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? हमारे पास कई हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, कुछ लिटरेरी यानी लिखा हुआ है, कुछ आर्कियोलॉजिकल यानी केव्स या गुफाओं में या कुछ खुदा हुआ, कुछ बना हुआ है. इसके अलावा कई फॉरेन ट्रैवलर्स जो बाहर से हमारे इंडिया में आए, उनके लिखे हुए भी हमारे पास हैं, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि उस समय में टाउन्स और सिटीज़ किस तरह के थे. तो हम अब इन्हीं डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की. अमंग लिटरेरी सोर्सेज बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क लाइक जातका एंड त्रिपिटकास एज वेल एज संगम लिटरेचर कम टू आवर हेल्प. From the story and episodes given in these books help the historian to form an idea of social and economic condition of people of those days. But they also get a lot of information about their different towns and city and their relation with surrounding villages. लिखे हुए सोर्सेज जो है लिटरेरी सोर्सेज, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बुद्धिस्ट समय के जो जातका और त्रिपिटकास लिखे हुए हैं. इसके अलावा कुछ और स्टोरीज भी हैं. इसमें जो जो हमें दिया गया है, जो इन जातकास में त्रिपिटकास में लिखा हुआ है, उस सब से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय टाउन्स में, सिटी में किस तरह की लाइफ थी, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, कैसे उनके सोशल बिलीव्स थे, रिलीजियस बिलीव्स थे. तो इन लिटरेरी सोर्सेज के अलावा हमें और जो सोर्सेज मिलते हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अलॉन्ग विद लिटरेरी सोर्सेज हिस्टोरियन हैव मेड यूज ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज like ruins of ancient town and city, different sculptures, images, inscription, numismatics or coins. The sculptures and statues cast in stone and metal not only throw a good deal of light on art of period but also help us a lot in forming an idea of social and economic life of people, particularly the link between city and village dwellers. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, डिफरेंट टाउन सिटीज़ के जो हमें र्यून्स मिले हैं, जो बचे हुए अवशेष मिले हैं, जो डिफरेंट स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ वगैरह, कुछ इमेजेस, कुछ इंस्क्रिप्शन खुदाई की हुई कुछ लिखा है, स्टैचूज़ जो हमें मिली हैं, कॉइन्स जो हमें मिले हैं, इन सब से हमें पता लगता है उस समय की सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में.
उस समय के लोगों के बारे में, किस तरीके से सिटी के लोग और विलेजेस के लोग एक दूसरे से लिंक थे। Inscriptions found engraved on rock, pillar, copper plates, stone tablet and canvas not only provide us first-hand knowledge about ancient Indian monarchs and their reigns, but also throw a good deal of light on the life of ordinary people of the different towns and cities. जो हमें रॉक्स पे खुदा हुआ मिला है, पिलर्स पे जो खुदा हुआ मिला है, कुछ कॉपर प्लेट्स पर लिखा हुआ है, कैनवस पे, इन सब से हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में भी मालूम पड़ता है। राजाओं के बारे में तो पता लगता ही है, साथ ही उस समय के जो कॉमन मैन थे उनकी लाइफ के बारे में भी हमें आइडिया होता है। इन दिस कनेक्शन अशोकन इंस्क्रिप्शन, द इलाहाबाद पिलर inscription of Harisen, an inscription engraved on iron pillar of Chandragupta II of Mehrauli in Delhi deserve a special mention. These inscriptions supplement what we learn from literature and other sources. जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद पिलर है जो हरिसेन द्वारा लिखा गया है। देन मेहरौली में, दिल्ली में मेहरौली में चंद्रगुप्त II का आयरन पिलर है। ये इन पे जो भी लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन से, वो हमारी नॉलेज को और बढ़ाती हैं। लिटरेरी सोर्सेज से यानी त्रिपिटका जातका से जो नॉलेज मिल रही है उसको सप्लीमेंट करती हैं, उसके बारे में और बताती हैं। और लास्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो है कॉइन्स यानी मुद्रा, कॉइन्स यूज्ड फॉर मेजरिंग मनी हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग मेनी क्रोनोलॉजिकल पजल्स। यानी ये कॉइन्स हमें डेट बताते हैं, क्रम वाइज सीरियल बताते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताते हैं, कौन सी इवेंट कब हुई, किसके बाद हुई। कॉइन्स जो उस समय इशू की गई थी, इनसे हमें क्रोनोलॉजी के बारे में मालूम पड़ता है। दे corroborate and sometimes modify the information received from literature. These coins are our only source of information with regard to Bactrian and Indo-Greek ruler. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडो ग्रीक रूलर और बैक्टीरियन के बारे में सिर्फ ये कॉइन्स ही हमें आइडिया देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन दीज कॉइन बोथ इन ग्रीक एंड खरोष्ठी क्लियरली इंडिकेट दैट दीज रूलर्स मस्ट हैव रूल्ड ओवर नॉर्दर्न इंडिया। ग्रीक भाषा में और खरोष्ठी भाषा में जो इन पे लिखा हुआ है, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये रूलर सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में ही थे। Similarly, these coins throw remarkable light on personal accomplishment of certain ruler, for example Samudragupta, and also on religious view of others, for example Kanishka. Samudragupta coin having the vehicle of Vishnu inscribed on them clearly indicate that he was a devotee of the deity. Others with Veena attest his love for music. तो समुद्रगुप्त के समय की जो कॉइन्स है उन पे विष्णु जी की बनी हुई है, इससे ये नज़र आता है कि वो विष्णु के डिवोटी थे। इसी तरीके से वीणा बनी हुई है, इससे हमें पता लगता है कि वो वीणा म्यूजिक को पसंद करते थे। दीज कॉइन्स आर ऑफ वेरियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और अलॉय, मिक्सचर ऑफ टू और मोर। मेटल यूज्ड एंड इट्स प्योरिटी undoubtedly reflect the economic condition of country at that time. Their discovery at different places help us in fixing the extent of various kingdom in ancient India. ये जो कॉइन्स बने हुए हैं ये डिफरेंट मेटल्स के बने हैं, कुछ गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, और इनके मेटल्स की जो प्योरिटी है इतने शुद्ध मेटल के बने हुए हैं कि इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कितनी मजबूत थी। इसके अलावा ये अलग अलग जगहों से जहाँ जहाँ से हमें मिले उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि वो एम्पायर कितना फैला हुआ था। तो इस तरीके से कॉइन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कॉइन्स से भी उस पुराने समय के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं उनसे जो हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे जानेंगे। टिल देन, गुड बाय।